जय हिंद दोस्तों। आज हमारा स्टील स्ट्रक्चर का दूसरा लेक्चर होने वाला है। तो मैंने आप लोग को बोला था कि जितना भी बेसिक्स होगा हम 2 लेक्चर्स में अपना कंप्लीट कर देंगे। तो पहला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, वहाँ से आप देख लेना। तो एक बार मैं आप लोग को बता देता हूँ कि क्या क्या हम कवर कर चुके थे। देखिए, मैंने आपको IS कोड बताया था, ये हमारा WSM का होता है 1984 वाला, और 2007 वाला जो होता है वो LSM का होता है। डिज़ाइन का मतलब मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे डिज़ाइन का मतलब क्या होता है। एक तो मेंबर का सेलेक्ट करना होता है हमको, और दूसरा जो होता है हमें अपना जॉइंट डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, ये सब मैं आप लोग को बता चुका था। इसके साथ में मैंने आप लोग को बताया था कि जो हमारा कंप्रेशन मेंबर होता है उसमें डिज़ाइन का क्या, फ्लेक्सुरल मेंबर में डिज़ाइन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। स्ट्रक्चरल स्टील हमने देखी थी, उसके कंपोजिशंस की बात करी थी हमने कि क्या क्या उसके कंपोजिशंस होते हैं। कुछ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो वो मैं आप लोग को बता चुका था ऑलरेडी। इसके साथ ही मैंने आप लोग को एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बता दिए थे। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे अपना स्ट्रक्चरल स्टील के लिए। देखो, एक हमारे पास होती है माइल्ड स्टील, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, माइल्ड स्टील के बारे में हम अपना किस में पढ़ चुके हैं, सोम में पढ़ चुके हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम देख चुके हैं। ठीक है, RCC में भी हमने इसी के बारे में भी कुछ पोर्शन अपना डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पर जो हम स्ट्रेस और वर्सेस स्ट्रेन का कर्व पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किसके लिए, स्ट्रक्चरल स्टील के लिए। अब मैंने आप लोग को क्या बताया था, आप लोग को अगर याद हो थोड़ा सा भी, अगर आपने सिंसियरली अगर क्लास ली हो, तो मैंने आपको बोला था स्ट्रक्चरल स्टील जो होती है सर कुछ भी नहीं होती है, वो माइल्ड स्टील ही होती है। लेकिन इस माइल्ड स्टील की क्या करते हैं हम, प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर देते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करने के बाद जो हमको मिलती है स्टील, उसको हम क्या बोलते हैं, अपना स्ट्रक्चरल स्टील बोलते हैं। और मैंने इसकी आपको ग्रेड भी बताई थी कि 3 ग्रेड बताई थी, Fe410 WA, Fe410 410 WB और Fe410 WC। ये 3 ग्रेड भी मैंने आप लोग को बताई थी, जो हमारी माइल्ड स्टील को मॉडिफाई करने के बाद मिलती हैं, और जिसको हम क्या बोलते हैं, अपनी स्ट्रक्चरल स्टील बोलते हैं। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया था। अब देखिए, जब हमारे पास ये एक तरीके का माइल्ड स्टील ही है, जब उसकी प्रॉपर्टी को हमारा ये मॉडिफाई करके बनाया गया है स्ट्रक्चरल स्टील, तो इसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा वो बिल्कुल एज इट इज़ सेम टू सेम होगा, जैसा हमारा किसके लिए होता था, माइल्ड स्टील के लिए। जैसा किसके लिए होता था गाइज, माइल्ड स्टील के लिए होता था। तो माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप सबको मालूम है कि हम क्या करते थे, वाई एक्सिस पर अपना क्या लेते थे, स्ट्रेस लेते थे, और एक्स एक्सिस पर क्या लेते थे, स्ट्रेन लेते थे। देखो, आपने भले ही पहले पढ़ रखा हो, लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर नया सिखाऊंगा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में भी आप लोग को ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। बिल्कुल आप पेशेंस रखना बस क्लास में। तो देखो, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, अब देखो एक तो यही समझ लो कि आप ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है। अब यहाँ पे जो वाई एक्सिस होती है इस पर हम स्ट्रेस क्यों लेते हैं, और एक्स एक्सिस जो होती है इस पर स्ट्रेन क्यों लेते हैं, चलो आपको यही बता देता हूँ। देखो, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन होती थी y = mx, और जब इसके लिए आप ग्राफ बनाते थे तो कुछ इस तरीके का आता था। 10th क्लास में मैथ में आपने पढ़ी होगी y = mx। ठीक है, अब ये वाई एक्सिस होती थी, एक्स एक्सिस होती थी। तो हम यहाँ पे हमको क्या पता होता था कि वाई जो होता था वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता था किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था वो तो हम लेते थे एक्स एक्सिस पे, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता था वो कहाँ पर लेते थे हम, वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा, स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जबकि स्ट्रेस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। और आपको भी मालूम है कि किसी भी बॉडी में जो आता है स्ट्रेन पहले आता है, और स्ट्रेस जो आता है बाद में आता है। तो स्ट्रेन जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और ये जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल जो लेते हैं हम वो वाई एक्सिस पे लेते हैं, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम कहाँ पे लेते हैं, एक्स एक्सिस पे लेते हैं। अब जब हम करते हैं कि अपना स्पेसिमेन लेकर के यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो होती है UTM हमारे पास, उससे हम क्या करते हैं, अपना टेंसाइल लोड लगाना शुरू करते हैं उस पर। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का हमको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखने को मिलता है। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्ट्रक्चरल स्टील, क्योंकि स्ट्रक्चरल स्टील नथिंग बट माइल्ड स्टील, ये एक तरीके की क्या होती है, हमारे पास माइल्ड स्टील ही होती हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो ये ओ पॉइंट ओरिजिन पॉइंट हो गया। इसका जो स्लोप होता है उसको हम टेन थीटा बोलते हैं। ठीक है, अब टेन थीटा स्लोप क्यों बोला, तो सपोज ये आपके पास स्ट्रेस है, तो ये आपके पास स्ट्रेस होगी। ठीक है, और ये वैल्यू क्या होगी, स्ट्रेन। तो जब आप इसमें एक फॉर्मूला लगाओगे टेन थीटा का, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर
अपॉन कितना होगा बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये देखो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, हुक्स लॉ से क्या होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो यहाँ से स्ट्रेस, अब यहाँ से मोड इसे प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे तो ई लोगे और यहाँ से आ जाएगा स्ट्रेन, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को हम ई भी तो कह सकते हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारे पास माइल्ड स्टील जो ग्राफ आता है उसका जो स्लोप होता है वो हमको क्या देता है, वो हमको देता है यंग मॉडुलस, या फिर हम ये बोलें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या देता है गाइज, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमको देता है। अब इस कर्व के कुछ पॉइंट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमको पता होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आता है ए पॉइंट। तो ए पॉइंट जो होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं। और यहाँ तक हमारा हुक्स लॉ क्या करता है, फॉलो करता है, क्योंकि स्ट्रेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के। अब यहाँ पे स्ट्रेन को देखो तो स्ट्रेन की पावर कितनी है, 1। तो स्ट्रेन की पावर 1 है, तो इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन। कैसी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन। तो जहाँ तक ग्राफ हमारा लीनियर रहेगा, जहाँ तक ग्राफ हमारा लीनियर रहेगा वहाँ तक क्या होगा, हमारे पास हुक्स लॉ फॉलो होगा, वहाँ तक क्या होगा, हमारे पास हुक्स लॉ फॉलो होगा। तो ये हमारे पास हो जाती है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब इस लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के बाद ए के बाद क्या आता है, इसमें थोड़ा सा स्लाइटली कर्व आ जाता है। ये जो हमारे पास ये ग्राफ बनाया हुआ है हमने, इस ग्राफ में क्या है, स्लाइटली थोड़ा सा कर्व आ जाता है, और हमारा बी पॉइंट जो मिलता है वो हमारे पास इलास्टिक लिमिट होती है। बी पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास इलास्टिक लिमिट होती है। मतलब अगर आप बी पॉइंट तक लोड लगाते चले गए और आपने बी पॉइंट पर जाने के बाद लोड को अपना रिमूव कर दिया, तो चांसेस हैं बॉडी के कि वो आप लोग की क्या आ जाएगी, वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। तो इसलिए बी को क्या बोलते हैं हम, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। लेकिन आप लोड लगाते गए लगाते गए लगाते गए और वो किस पॉइंट तक पहुंच गए, आप सी पॉइंट तक पहुंच गए, तो आप जा चुके हैं अपर इल्ड पॉइंट तक। कहाँ पर जा चुके हैं, अपर इल्ड लिमिट तक। और ये सी डैश जो होता है इसको बोलते हैं लोअर इल्ड लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, लोअर इल्ड लिमिट। अब यहाँ पे अपर इल्ड और लोअर इल्ड लिमिट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप लोग का बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाता है। बॉडी में क्या है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाता है। परमानेंट डिफॉर्मेशन वो होता है कि अगर आपका बॉडी में लोड लगा दिया, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, और फिर आप लोड को रिमूव करोगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं जा पाएगा, तो वो आप लोग का कैसा होता है, वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। तो जो सी और सी डैश पॉइंट होते हैं सर, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं अपर इल्ड पॉइंट, और सी डैश को बोलते हैं लोअर इल्ड पॉइंट। ठीक है। उसके बाद आप लोग का आता है सी डैश से डी का रीजन। अब देखिए सी डैश से डी का रीजन जो है आप लोग का, वो ऐसा रीजन है जिसमें स्ट्रेस तो आप लोग को कांस्टेंट मिल रही है। देखो स्ट्रेस तो कांस्टेंट मिल रही है, लेकिन स्ट्रेन में वेरिएशन देखने को मिल रहा है। कांस्टेंट स्ट्रेस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन में वेरिएशन हमको देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो हमारे पास क्या होता है, सी डैश डी जो होता है ये परफेक्टली प्लास्टिक रीजन होता है, वेयर परमानेंट डिफॉर्मेशन अकर्स एट कांस्टेंट स्ट्रेस। यहाँ पर हमारा कांस्टेंट स्ट्रेस पर परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अपना प्लास्टिक रीजन भी बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक रीजन। ठीक है। उसके बाद डी से लेकर के ई तक का जो रीजन होता है, डी से लेकर के ई तक का जो रीजन होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब क्या होता है, देखिए जब हम बॉडी पे लोड लगाते जाते हैं तो डी से ई के बीच में क्या होती है, बॉडी की एक बार फिर से स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। डी से ई के बीच में क्या है, बॉडी की स्ट्रेंथ फिर से बढ़ जाती है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंटरनल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो रीएडजस्ट होते हैं। और रीएडजस्ट होने की वजह से क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो जब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है तो देखिए बहुत कम स्ट्रेन के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगानी पड़ती है, यानी कि बॉडी को एक बार फिर आगे उसको डिफॉर्म करने के लिए आपको देखो यहाँ पर स्ट्रेस थी आपकी, फिर से देखो उसकी स्ट्रेस बढ़ गई, स्ट्रेस बढ़ गई, यानी कि उसमें अगर आपको और थोड़ा सा डिफॉर्मेशन चाहिए आगे जाने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा उसके ऊपर क्या लगानी पड़ेगी, स्ट्रेस लगानी पड़ेगी। तो ये हमारे पास कैसा होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। मतलब यहाँ पे आकर के बॉडी थोड़ा हार्ड हो जाती है, आप ऐसे समझ सकते हो। तो इसलिए इस रीजन को क्या नाम देते हैं हम, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। तो यहाँ पे क्या होता है, मोर स्ट्रेस रिक्वायर्ड होती है फॉर स्मॉल स्ट्रेन। अगर हमें थोड़ी सी भी स्ट्रेन चाहिए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हमको लगाना होता है। फिर सर ई पॉइंट कौन सा होता है हमारे पास, तो ई पॉइंट होता है हमारे पास अल्टीमेट पॉइंट आ जाता है। अल्टीमेट पॉइंट पर हमको मैक्सिमम स्ट्रेस देखने को मिलती है, और देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है। और यहाँ पे ई से और एफ का जो रीजन होता है इसको हम नेकिंग रीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेकिंग रीजन। अब नेकिंग रीजन क्या होता है सर, तो अगर सपोज आपके पास ये मेंबर था, ठीक है, और आप इस पर टेंसाइल लोड लगा रहे थे, इधर से भी और इधर से भी आप लोड लगा रहे थे, तो जब ये बॉडी फेल करना शुरू करती है तो कुछ इस तरीके से फेल करती है।
इस तरीके से फेल करती है। तो देखो ऊपर का भी एरिया ज़्यादा है, नीचे का भी एरिया ज़्यादा है और बीच में एरिया कम हो गया। जैसे कि हमारी गर्दन होती है, ऊपर सर होता है, नीचे पूरा शरीर होता है, बीच में गर्दन होती है, तो उसको नेक बोलते हैं ना, गर्दन। तो वैसे ही जब ये फेल होना शुरू होता है तो नेकिंग की कंडीशन आ जाती है, फ्रैक्चर पॉइंट से पहले नेकिंग बन जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास नेकिंग रीज़न हो जाता है और एफ जो होता है फ्रैक्चर पॉइंट होता है। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, देखिए सोम में भी आपको बताया था, स्ट्रक्चर में भी, आरसीसी में, फ्रैक्चर और फेलियर वर्ड का मतलब अलग अलग होता है। फ्रैक्चर का मतलब होता है कि बॉडी अगर थी आपके पास, ठीक है, ये बॉडी थी आपके पास और आपने इस पर लोड लगाया, लोड लगाने के बाद बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, मतलब टूट गई, तो उसको आप क्या बोलोगे, फ्रैक्चर हो गया। लेकिन फेलियर वर्ड का मतलब क्या होता है सर? तो फेलियर वर्ड का मतलब होता है कि बॉडी जिस पर्पज़ के लिए आपने डिज़ाइन करी थी, किसी ना किसी पर्पज़ के लिए तो डिज़ाइन करी होगी, अगर वो आपका पर्पज़ फुलफ़िल नहीं हो रहा है, वो पर्पज़ आपका फुलफ़िल नहीं हो रहा है, तो बॉडी क्या करेगी, फेल। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, सपोज हमारे पास टेबल है एक। अब टेबल हमने डिज़ाइन करी थी कि वो 80 किलोग्राम लोड कैरी कर लेगी, मतलब 80 किलोग्राम तक लोड वो बॉडी जो है हमारी, टेबल जो है वो सहन कर लेगी, जो मेज़ होती है। लेकिन वो सहन नहीं कर पाई, वो 70 किलोग्राम पर ही क्या होगी आपकी, फ्रैक्चर हो गया, उसका टूट गई वो। तो इसका मतलब बॉडी क्या कर गई हमारी, फेल कर गई। बॉडी क्या कर गई, टेबल क्या कर गई हमारी, फेल कर गई, क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए, जितने लोड के लिए हमने उसको डिज़ाइन करा था, वो नहीं कर पाई, उतना सहन नहीं कर पाई, ठीक है। तो वो क्या कर गई हमारी, फेल कर गई। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड और दो एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अब तक। ईएससी के एग्जाम में पूछा गया है, टिल फ्रैक्चर पॉइंट टोटल स्ट्रेन। जब आपको मालूम है कि बॉडी का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बन करके आता है। तो फ्रैक्चर पॉइंट तक बॉडी में कितना स्ट्रेन आता है, फ्रैक्चर पॉइंट तक जो हमारी माइल्ड स्टील होती है उसमें कितना स्ट्रेन आता है। तो माइल्ड स्टील में याद रखना 10% स्ट्रेन आता है। कितना आता है, 10%। स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इंटू 100। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। सपोज आपके पास कुछ भी यहाँ पे मान लो ओरिजिनल लेंथ कितनी थी आपके पास, 100 थी, ठीक है, 100 mm थी, लेकिन चेंज हुआ उसमें 10 mm, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 10%। तो इस तरीके से वो बोलता है कि जो आपके पास स्ट्रेन मिलती है फ्रैक्चर पॉइंट तक माइल्ड स्टील में, वो कितनी देखने को मिलती है, 10%। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट्स में पढ़ ही लोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व गिव्स स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए ये हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, ये हमने बनाया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का ये एरिया होगा, कुछ ना कुछ एरिया होगा, है कि नहीं। तो ये जो एरिया होता है ये हमको देता है स्ट्रेन एनर्जी, कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हुई है बॉडी के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रेन एनर्जी अगर यू ली है और उसको वॉल्यूम को वी से डिवाइड कर दिया तो ये हो गई स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये कौन देगा हमको, एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो एरिया होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का वो हमको देगा। अब अगर हम इसको थोड़े टाइम के लिए ट्रायंगुलर टाइप का डायग्राम मान लें और ये हमारे पास स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, है कि नहीं। तो 1/2 कितना आएगा, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये आएगा हमारे पास एरिया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। तो यहाँ से अगर हम स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू ये हमारे पास वॉल्यूम इधर चला जाएगा तो ये आ गया वी। तो वी क्या है हमारे पास, वॉल्यूम है। तो ये हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला इस तरीके से आप लोग के लिए आता है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को सोम में भी बता चुका हूँ, एक बार आप लोग को फिर से बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस और मॉडुलस ऑफ टफनेस। एग्जाम में पता नहीं कितनी बार अब तक ये दोनों पॉइंट्स पूछे जा चुके हैं कि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है सर और मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होता है। तो देखिए ये हमारे पास होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील के लिए। तो ये जो पॉइंट होता है हमारे पास वो बी पॉइंट होता था इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट तक मटेरियल कितनी एनर्जी को स्टोर कर रहा है, माइल्ड स्टील या मटेरियल कोई भी कितनी एनर्जी को स्टोर कर रहा है विद इन द इलास्टिक लिमिट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। और वहीं पर कोई भी मटेरियल विद इन द फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है, फ्रैक्चर पॉइंट तक कितनी एनर्जी को स्टोर कर रहा है, फ्रैक्चर पॉइंट तक कितनी एनर्जी को स्टोर कर रहा है, वो उसका क्या हो जाता है, मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है और मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होता है। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस मतलब इलास्टिक पॉइंट तक कितनी एनर्जी को स्टोर कर रहा है, दैट इज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। और फ्रैक्चर पॉइंट तक कितनी एनर्जी स्टोर हुई बॉडी में, दैट इज मॉडुलस ऑफ टफनेस, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आप लोग को बहुत ज़्यादा क्लियर रखने हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन।
ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग आप लोग को मैंने बोला था कि इसमें स्ट्रक्चरल स्टील जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वर्ड का मतलब भी आप लोगों को मैं समझा चुका था। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है, लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है, तो प्लीज़ वो पहले लेक्चर फर्स्ट देखना, तब आप इस लेक्चर पे आना, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन का मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन का मतलब है हमारे पास कि देखिए जो सेक्शन होते हैं, आपने देखा होगा जो ब्रिज वगैरह बने हुए होते हैं, ठीक है, ब्रिज देखा होगा आपने, ट्रस देखा होगा आपने, रूफ ट्रस देखा होगा, रूफ ट्रस देखा होगा, स्टील स्ट्रक्चर जहाँ पे वेयर हाउस वगैरह होते हैं, जहाँ पे आप लोग बड़े बड़े फैक्ट्री के वेयर हाउस होते हैं, जहाँ पर सीमेंट वगैरह स्टोर होता है, कुछ भी होता है, तो आपने देखा होगा वो बिल्डिंगें जनरली किसकी बनी हुई होती हैं? स्टील की बनी हुई होती हैं। और उनमें जो स्टील के मेंबर लगे हुए होते हैं, उनमें जो स्टील के मेंबर लगे हुए होते हैं, उन्हीं मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल स्टील बोलते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रक्चरल स्टील। तो उसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट शेप के देखे होंगे, कहीं पर सर्कुलर बार देखी होगी लगी हुई, तो कहीं पर चैनल सेक्शन देखा होगा, तो कहीं पर आई सेक्शन देखा होगा, इस तरीके से आपने देखे होंगे। तो उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। हमारे पास जो स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन होते हैं, तो जनरली हमारे पास तीन तरीके से हम इनको क्लासीफाई करते हैं। एक रोल्ड सेक्शन होते हैं, एक बुल्टअप सेक्शन होते हैं, एक बेल्डेड सेक्शन होते हैं। इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बुल्टअप के बारे में जैसे कि हम कॉलम में डिस्कस करेंगे, बेल्डेड सेक्शन के बारे में मैं आप लोग को इमेज दिखाऊंगा यहाँ पे भी, ठीक है। लेकिन हम जो डिटेल में डिस्कस करेंगे वो अपना जब हम वेल्डिंग कनेक्शन पढ़ेंगे, अपना वेल्डिंग कनेक्शन जब हम पढ़ेंगे तब उस समय डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल पेशेंस रखना है, ऐसा नहीं कि कोई भी एक सिंगल चीज़ भी आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं होगी, सारी चीज़ें एक्सप्लेन होंगी। उसके बाद आता है आपके पास रोल्ड सेक्शन। तो रोल्ड सेक्शन सर दो तरीके का होता है, एक होता है हॉट रोल्ड सेक्शन और एक होता है कोल्ड रोल्ड सेक्शन। हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड में क्या होता है आप लोग के पास? देखिए हॉट रोल्ड में क्या होता है आप लोग के पास, इसमें क्या होता है, जो भी सपोज आपके पास स्टील है, तो उस स्टील को क्या करते हो? मोल्ट करते हैं, उस स्टील को मोल्ट करते हैं, ठीक है, पिघलाते हैं। और पिघलाने के बाद उसको क्या दे दी जाती है? प्रॉपर शेप दे दी जाती है। क्या दे दी जाती है? प्रॉपर शेप दे दी जाती है। तो इसमें क्या होता है आप लोग का कई बार श्रिंक होने में और कूलिंग, श्रिंक और कूलिंग की वजह से क्या होता है, कुछ ना कुछ इसमें डिस्टर्ब्ड हो जाता है हमारा सेक्शन, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो वो आप लोग के पास होता है हॉट रोल सेक्शन। कोल्ड रोल सेक्शन में क्या होता है आप लोग का, कि आप लोग की प्लेट होती है, जैसे एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये होगी और एक प्लेट ये होगी, तो अलग अलग प्लेटों को ज्वाइन करके, अलग अलग प्लेटों को हम ज्वाइन करके क्या करते हैं? अपना सेक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो वो आपका कोल्ड रोल सेक्शन होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम? मेंबर्स को ज्वाइन करके तब अपना सेक्शन बनाते हैं। इसमें क्या होता है? कम्प्लीटली इस तरीके का। हॉट रोल्ड में क्या होगा? कम्प्लीटली इस तरीके का वो आप लोग का बनाया जाएगा सेक्शन, ठीक है। उसमें स्टील को मोल्ड कर लेंगे, पिघला लेंगे, पिघला करके तब हम पूरा एक तरीके, एक साथ ही पूरा सेक्शन बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास होता है कौन सा? हॉट रोल्ड। लेकिन कोल्ड रोल्ड में क्या होता है? अलग अलग, इसको हम फ्लैंज को अलग, इसको फ्लैंज को अलग, इस वेब को अलग बनाएंगे। लेकिन हॉट रोल्ड में पूरे सेक्शन को हम एक साथ बनाते हैं। अब ये देखिए जो हॉट रोल्ड सेक्शन होते हैं यही हमारे ज़्यादा यूज भी करे जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर यूज यही करे जाते हैं हमारी स्ट्रक्चरल स्टील में। अब ये कितने तरीके के होते हैं सर जो हॉट रोल्ड सेक्शन होते हैं? तो आई सेक्शन हो गया, चैनल सेक्शन हो गया, एंगल सेक्शन हो गया, टी सेक्शन हो गया और फ्लैट सेक्शन हो गया, ये सब हमारे पास होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ेंगे 800 1984। तो जो हमारा आईएएस कोड है, आईएएस कोड है 800 1984 डब्ल्यूएसएम मेथड, वो क्या बोलता है इन सेक्शन के लिए? तो एक बार हम बात कर लेते हैं आईएस कोड की, कि आईएस कोड क्या बोलता है। उससे पहले आप सेक्शन देख लीजिए। ये जो आपके पास होता है इसको एच बीम भी आप बोल देते हो या फिर आई सेक्शन भी आप इसको बोल देते हो। ये देखो एंगल सेक्शन होता है, एल शेप में जो होता है वो एंगल सेक्शन होता है। ये आप लोग की बल्ब प्लेट होती है। इसके बाद ये चैनल सेक्शन आप लोग का हो गया, ये राउंड बार हो गई, ये स्क्वायर बार आप देख सकते हो, ये टी सेक्शन आप लोग का हो गया, फ्लैट बार हो गई, ठीक है। इन सब के लिए आईएस कोड कुछ ना कुछ कहता है। देखो ये टी बीम हो गया आप लोगों के पास, टी बार आप इसको कह सकते हो, ये एंगल सेक्शन आ गया, ये एच एस एस सेक्शन आ गया आप लोग के पास, ये वाइड फ्लैंज सेक्शन आ गया, यानी कि आई सेक्शन ही है, ठीक है। ये भी आई सेक्शन है, आई बीम है आप लोग का। और यहाँ पे देखो, लेकिन इसमें इसमें ये डिफरेंस है कि इसकी फ्लैंज जो है बहुत ज़्यादा वाइड है इसके कंपैरिजन में जो आई बीम है, तो उसको हमने क्या कह दिया? वाइड फ्लैंज बीम कह दिया। या फिर ये हमारे पास जो हो गया वो चैनल सेक्शन हो गया। तो ये सेक्शन होते हैं। तो इनके लिए जो आई एस कोड है हमारा डब्ल्यू एस एम मेथड के अकॉर्डिंग, आई एस कोड 800 1984, वो हमारा क्या बोलता है? तो एक बार हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बोलता है सबसे पहले, ये आपके जो बीम सेक्शन होते हैं यहाँ पे देखो, डिजाइनेशन ऑफ सम इंडियन स्टैंडर्ड रोल्ड सेक्शन। ये हमारे पास रोल्ड स्टील सेक्शन, मैंने आपको बताया था रोल्ड सेक्शन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड। तो ये आप लोग के पास जो है वो रोल्ड स्टील सेक्शन है, और मैंने आपको बताया था यही हम ज़्यादा यूज भी करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारे पास, ये देखिए ये आते हैं 5, ठीक है। ये 5 जो होते हैं हमारे पास बीम सेक्शन होते हैं,
कौन से होते हैं, बीम सेक्शन होते हैं। और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो बीम सेक्शन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 5 टाइप्स के। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है अब तक कई बार एग्जाम में, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। एसएससी जेई वगैरह में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले ISJB, इसका मतलब क्या होता है, तो आई का मतलब होता है इंडियन, एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड, जे का मतलब होता है जूनियर, और बी का मतलब होता है बीम, ठीक है। तो यहाँ पे IS का मतलब तो हर जगह इंडियन स्टैंडर्ड ही होने वाला है, लेकिन ये JB का मतलब समझ लो जूनियर बीम है, LB का मतलब हो जाएगा लाइट बीम, MB का मतलब हो जाएगा मीडियम बीम, और HB का मतलब हो जाएगा हैवी बीम, ठीक है। लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में देखा गया, ये आप लोग का जो वो होता है ना, स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं AJE के, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मोस्टली यूज्ड एज कॉलम सेक्शन, तो ये हमसे पूछा गया था कि जो कॉलम सेक्शन की तरह यूज करा जाता है बीम का, वो कौन सा सेक्शन है, तो वो आपका ISHB करके। तो एक बार तो ऐसे के क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो फुल फॉर्म में हैवी बीम ना दे करके उनने बोला था कि ISHB जो होता है क्या होता है, तो इंडियन स्टैंडर्ड कॉलम सेक्शन बीम हम इसको बोलते हैं, कॉलम सेक्शन बीम ऐसा करके उसमें दे रखा था। तो कंफ्यूज करने के लिए इसलिए मैंने इस पर स्टार लगाया हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ISWB, इसका मतलब इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम। तो वाइड फ्लेंज बीम मैंने अभी आप लोग को दिखाया था कि ये देखो, एक आप लोग के पास ये बीम है और एक तरफ ये, तो इसकी जो फ्लेंज है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, तो यहाँ पर वाइड फ्लेंज बीम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ISWB क्या हो जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम आप लोग का हो जाएगा। इसके बाद आता है आप लोग का ISJC। ISJC क्या होता है, तो ये आप लोग का, इसको देखो, ये चैनल सेक्शन के बारे में है। तो चैनल सेक्शन कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, 4 टाइप के होते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल हो गया, और ISSC का मतलब हो गया इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन से हो गए, चैनल सेक्शन हो गए। इसके बाद आता है हमारे पास चैनल सेक्शन के बाद आता है टी सेक्शन, या टी बार भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये क्या होता है सर, चैनल सेक्शन के बाद टी सेक्शन क्या होता है, तो देखो टी को आप देखो, ISJT है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी बार। ISNT है तो इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार। ISH ये पूछा गया है इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज टी बार, ठीक है। देखो इसमें कहीं पे भी डब्लू नहीं आ रहा है, डब्लू नहीं आ रहा, उसके बाद भी देखो वाइड फ्लेंज की बात कर रहा है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, तो याद रखेंगे। वाइड फ्लेंज टी बार होता है। ISST जो होता है इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग्ड टी बार होता है। अब देखो ना, तो इसमें LL कहीं भी नहीं आ रहा, ठीक है, जबकि LL होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ISST आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग्ड टी बार, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ISLT। तो ISLT जो होता है सर, ये क्या होता है, तो ISLT होता है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी बार। तो ये जो हमारे पास टी सेक्शन होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, तो 5 टाइप के होते हैं। इसके बाद आता है एंगल सेक्शन। कौन सा होता है, एंगल सेक्शन, ISA, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। तो इंडियन स्टैंडर्ड एंगल दो तरीके का होगा, ये इक्वल और अनइक्वल लेग्ड। एक बार तो इक्वल लेग्ड है, एक बार क्या अनइक्वल लेग्ड है। तो देखो एंगल सेक्शन कुछ इस तरीके का होता है, ये देखो इसकी दोनों लेग जो हैं वो बराबर हैं, तो ये इक्वल लेग हो गया। और अगर एक लेग छोटी है और दूसरी क्या है, बड़ी है उसकी, तो वो कैसा हो जाएगा, अनइक्वल लेग हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वल और अनइक्वल लेग होते हैं। उसके बाद आता है इंडियन स्टैंडर्ड BA। तो ये क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल। तो बल्ब एंगल क्या होता है, कुछ इस तरीके का आप लोग का होता है, बल्ब एंगल वाला जो सीन होता है, ये बल्ब, इसमें क्या होता है, बल्ब वगैरह बने हुए थे, इधर भी बल्ब वगैरह बने हुए थे, लेकिन ये एंगल सेक्शन की तरह ही काउंट होता है आप लोगों का। तो ISB, तो एंगल सेक्शन आप लोग के 2 टाइप के होते हैं। फिर उसके बाद आता है ISRO, जिस इसरो भी, इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार हम इसको बोलते हैं, और ISSQ इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार। इसके बाद बाकी ये आप लोग के सेक्शन बचे। ISPL है तो इंडियन स्टैंडर्ड प्लेट हो गया। ISF है तो इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट हो गया। ISSH है तो इंडियन स्टैंडर्ड सीट हो गया। ISST है तो इंडियन स्टैंडर्ड स्ट्रिप हो गया। तो ये भी हमारे पास कुछ सेक्शंस होते हैं। बाकी ये ऊपर के जो हैं हमारे पास, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बीम वाला है, चैनल वाला है, टी बार वाला है, एंगल वाला, ये तो बहुत ज़्यादा यूज भी होते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। चलिए, देखिए यहाँ पे एक वो लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, नोट पॉइंट आप इसको समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ऑल स्टैंडर्ड आई एंड चैनल सेक्शन हैव अ स्लोप ऑफ 16 होल 2/3% ऑन द इनर फेस ऑफ फ्लेंज। देखिए, चाहे आपका चैनल सेक्शन हो या आई सेक्शन हो, जैसे सपोज आई सेक्शन है, ठीक है, तो आई सेक्शन अभी तो मैं आप लोगों को इस तरीके से बना करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ये आई सेक्शन जो होता है, इसकी क्या होता है, इसमें कुछ ना कुछ स्लोप होता है, इस तरीके से कुछ ना कुछ क्या होता है, स्लोप होता है ये। तो इस स्लोप की बात कर रहा है कि ये जो स्लोप होता है,
इसमें ये कितना होता है 16 होल्ड 2/3% का क्या होता है इनर फेस पर स्लोप होता है। तो ये चीज़ आप समझ के चलेंगे। अब देखो इसको समझो, इसका मतलब क्या होता है। हमें जो एग्ज़ाम में दे करके रखेगा वो रीडिंग किस तरीके से देगा, तो हमको वो इस तरीके से कहेगा कि ISMB 225 @ 31.2 इस तरीके से हमको बोलेगा। तो हमें इसका मतलब समझना क्या है। तो पहली चीज़ तो वो हमें समझ जाना इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम की बात कर रहा है वो। ISMB बोला है ना, तो इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम की बात कर रहा है। तो इसका मतलब बीम सेक्शन हो गया। 225 क्या हो गया, तो 225 होगी उसकी ओवरऑल डेप्थ। ओवरऑल डेप्थ कितनी होगी 225 होगी। उसके बाद 31.2 ये क्या है, तो 31.2 जो इसका वेट है, यानी कि पर मीटर उसका वेट, यानी कि 1 मीटर का सेक्शन अगर है तो 1 मीटर के सेक्शन का जो वेट रहेगा वो 31.2 किलोग्राम रहने वाला है। तो इस तरीके से हम अपने रीडिंग को समझ जाते हैं। क्लियर है। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास वर्किंग स्ट्रेस मेथड। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम जो चीज़ें देख रहे हैं वो WSM मेथड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि WSM के अकॉर्डिंग है। LSM भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि LSM भी पढ़ाऊँगा। लेकिन जो LSM पढ़ेंगे हम वो WSM के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ने का एक प्रोसीजर बताया था कि जो हमारा सही प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि पहले आप WSM कर लो देन LSM करो, तो आपको बड़ी चीज़ें आसान लगनी होंगी। और WSM से 80% क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और LSM से 20% क्वेश्चन आज भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज भी यही प्रोसीजर हमारा फॉलो हो रहा है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, ESC तक में आप लोगों का ऐसा होता है। तो अब हम बात करते हैं परमिसिबल स्ट्रेस की इन स्ट्रक्चरल स्टील। WSM के अकॉर्डिंग जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितनी परमिसिबल स्ट्रेस होती हैं किसी भी स्ट्रक्चरल स्टील में। तो हमें उससे पहले ये पता होना चाहिए कि कोई भी अगर स्ट्रक्चरल स्टील है तो उस मेंबर पर हमारी कितनी तरीके से स्ट्रेसेस आ सकती हैं। तो पहले वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। स्ट्रक्चरल स्टील का अगर कोई भी एक मेंबर है तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर कंसिडर अंडर द फॉलोइंग एक्शन, यानी कि अगर एक स्टील स्ट्रक्चर का एक मेंबर है तो उस मेंबर पर आप लोग का डायरेक्ट टेंशन आ सकती है। इस बात से आप एग्री कर रहे हो? बिल्कुल आ सकती है सर। अगर ट्रस है हमारे पास तो ट्रस में आपने देखा होगा जो टाई मेंबर होता है उस टाई मेंबर पर आप लोग की टेंशन ही आती है। और जो आप लोग का कोई कॉलम होता है वर्टिकल मेंबर होता है तो उस पर क्या आता है आप लोग का कंप्रेशन आता है। तो इसी तरीके से अगर कोई भी आप लोग का जो मेंबर है उस स्टील स्ट्रक्चर का तो उस पर क्या क्या आ सकता है सर, तो उस पर आ सकता है आप लोग का डायरेक्ट टेंशन आ सकती है सर, डायरेक्ट कंप्रेशन आ सकती है। तो अगर इस तरीके का एक्शन होगा तो आप लोग का डायरेक्ट टेंशन होगा, और अगर इस तरीके का एक्शन होगा कि इस एंड और इस एंड से दोनों तरफ से कंप्रेस हो रहा होगा तो डायरेक्ट कंप्रेशन होगा। तो एक तो डायरेक्ट एक्शन और डायरेक्ट कंप्रेशन हमको देखने को मिल सकता है किसी भी स्टील स्ट्रक्चर के मेंबर पर। इस बात से सब लोग एग्री कर रहे हो? बिल्कुल हाँ सर ऐसा होगा। दूसरी चीज़ और क्या हो सकती है, और हो सकता है बेंडिंग कंप्रेशन एंड बेंडिंग टेंशन। बेंडिंग कंप्रेशन एंड बेंडिंग टेंशन, इसका मतलब क्या है सर? तो इसका मतलब बड़ा ही सिंपल है कि अगर हमारे पास सपोज कोई भी बीम है, ठीक है, बीम सेक्शन है, और उस बीम के ऊपर क्या है लोड आ रहा है, उस बीम के ऊपर लोड आ रहा है, तो वो बीम इस तरीके से बेंड करने की कोशिश करेगा। जब बेंड करने की कोशिश करेगा तो आपको मालूम है ऊपर कंप्रेशन आएगा और नीचे क्या आएगा, टेंशन आएगा। तो सेम इसी तरीके से अगर हमारे पास सपोज ये कोई बीम का क्रॉस सेक्शन है, एक्चुअली में इसमें स्टील में ऐसा होगा नहीं। सपोज अगर हम यहाँ पे आई सेक्शन ले लें, ठीक है, आई सेक्शन तो ले सकते हैं ना। तो अगर आई सेक्शन है तो आई सेक्शन की वजह से जब उस पर कोई लोड आएगा तो ऊपर आपका क्या देखने को मिलेगा, कंप्रेशन। ठीक है, ऊपर कंप्रेशन देखने को मिलेगा, और नीचे क्या देखने को मिलेगा आपको, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे टेंशन देखने को मिलेगा, है कि नहीं? ये हो सकता है। इस बात से सब लोग एग्री कर रहे हो? बिल्कुल। और क्या चीज़ हो सकती है सर? और हो सकती है बियरिंग स्ट्रेस। बियरिंग स्ट्रेस भी हमारी आ सकती हैं। बियरिंग स्ट्रेस कैसे आएंगी सर? तो देखिए आपको मालूम है कि जब भी कोई कॉलम है और उसके ऊपर बीम रखा हुआ है तो आपको मालूम है जहाँ पे बीम टच होगा वहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस आएंगी। क्या आएगी हमारे पास? कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ बीम के ऊपर लोड आ रहा होगा। वो बीम लोड कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहा होगा, इस कॉलम के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहा होगा। तो ये क्या कर रहा होगा, बीम कॉलम को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा होगा। तो बियरिंग स्ट्रेस कुछ भी नहीं होती हैं। बियरिंग स्ट्रेस क्या होती हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस होती हैं एट द कॉन्टैक्ट एरिया। जो इनका कॉन्टैक्ट एरिया है उस कॉन्टैक्ट एरिया पे कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रही हैं, कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रही है हमारी, वो क्या हो जाती है हमारे पास, बियरिंग स्ट्रेस हो जाती है। तो बियरिंग स्ट्रेस नथिंग बट कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, जो कहाँ पर देखने को मिलती है, कॉन्टैक्ट एरिया पे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ पे देखने को मिलती है, हमें कॉन्टैक्ट एरिया पे देखने को मिलती हैं। ठीक है,
इसके बाद और क्या हो सकता है सर, एक और चीज़ हमको देखने को मिल सकती है जो स्टील स्ट्रक्चर का मेंबर, उसमें हमको शियर स्ट्रेस और देखने को मिल सकती है। अब हमको मालूम है शियर स्ट्रेस सर दो तरीके की होती है, एवरेज होती है और मैक्सिमम होती है। तो देखो अगर ये बीम का कोई क्रॉस सेक्शन है और उस पर लोड आ रहा है तो लोड की वजह से शियर फोर्स, ठीक है, तो शियर फोर्स की वजह से जो हमारा शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कुछ इस तरीके का होता है। जो सेक्शन का मिड होता है, सेक्शन के मिड में हमको क्या होता है, मैक्सिमम न्यूट्रल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस देखने को मिलती हैं। तो ये हमारे पास क्या होती हैं, ये शियर स्ट्रेस हमको देखने को मिलती हैं, चाहे वो डायरेक्ट कंप्रेशन या टेंशन हो, चाहे बेंडिंग कंप्रेशन हो, चाहे बियरिंग स्ट्रेस हो, चाहे शियर स्ट्रेस हो। इन तरीक़ों से हमको क्या होता है कि कोई भी अगर एक स्टील स्ट्रक्चर का मेंबर है तो उस मेंबर पर ये एक्शन हमको शो हो सकते हैं, है कि नहीं। तो अब इनके लिए आईएस कोड क्या बोलता है, आईएस कोड आता है सामने और बोलता है कि आईएस कोड जो हमारा 800 1984 है वो हमको बोलता है कि अगर ये मेंबर पर स्ट्रेसेस आ सकती हैं, इस तरीके के एक्शन अगर मेंबर पर आ सकते हैं तो आपको क्या लेनी है, परमिसिबल स्ट्रेस लेनी है। क्या लेनी है, उस सेक्शन की या उस मेंबर पर क्या लेनी है, कुछ ना कुछ परमिसिबल स्ट्रेसेस लेनी है, ठीक है। अब ये सर परमिसिबल स्ट्रेसेस क्या होती हैं, तो परमिसिबल स्ट्रेसेस कुछ भी नहीं होती हैं, जो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस होती हैं वही मेंबर की स्ट्रेंथ होती है, वही मेंबर की क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। यानी कि एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा आईएस कोड 800 है 1984 वो हमको किसके बारे में बता रहा है, उस मेंबर की स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा है कि मेंबर की स्ट्रेंथ कितनी होगी। और सर अगर एक बार हमको मेंबर की स्ट्रेंथ पता चल गई तो हम ये आसानी से पता कर सकते हैं कि हमें इस पर कितना लोड देना चाहिए कि कितना लोड नहीं देना चाहिए। जैसे कि मैं बार बार टेबल का एग्जांपल लेता हूँ, अगर टेबल आपने 80 किलोग्राम के लिए आपको मालूम पड़ गया कि टेबल 80 किलोग्राम का लोड सहन कर सकती है, तो आपको मालूम है कि आप इसके ऊपर 75 भी दे सकते हो, 70 का लोड भी दे सकते हो, 60 का भी दे सकते हो, लेकिन आप 85 का नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि एक बार आपको इस टेबल की स्ट्रेंथ मालूम पड़ गई कि ये टेबल 80 किलोग्राम का लोड ही सहन कर सकती है कि नहीं। तो इसी तरीके से हमारे पास जो परमिसिबल स्ट्रेस होती हैं WSM मेथड से, जो कि हमारे पास 800 1984 है, ये बार बार मैं इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कोड। तो हमको ये बताता है कि किसी भी मेंबर की किसी भी सेक्शन की जो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस होती है वो कितनी होती है। और जो सर मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस होती है ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग स्ट्रेस बोलते हैं, और उन्हीं को क्या हम बोलते हैं, अलाउएबल स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस ही वर्किंग स्ट्रेस होती है, ही अलाउएबल स्ट्रेस होती है, और इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब एक चीज़ तो बड़े अच्छे से हमको मालूम है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मैंने आपको बोला था कि जब स्टील स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू करो तो सोम का पहला लेक्चर जरूर देख लेना हमारा, वहाँ पे मैंने आप लोग को बड़े बेसिक से सारी चीज़ें क्लियर करा रखी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है सर, यील्ड स्ट्रेस अपॉन कितना होता है, वर्किंग स्ट्रेस, कितना होता है, यील्ड स्ट्रेस अपॉन कितना होता है, वर्किंग स्ट्रेस। ये हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने आप लोगों को रिकॉल करा दिया, सिर्फ इसका यहाँ पे इतना ही मतलब है। अब हमारे पास जो आईएस कोड है वो क्या बोलता है, तो आईएस कोड हमारा बोलता है कि सर अगर आपको डायरेक्ट कंप्रेशन या फिर डायरेक्ट टेंशन में या फिर एक्सियल कंप्रेशन में और एक्सियल टेंशन में अगर आप बात कर रहे हो तो किसी भी मेंबर पर कितनी स्ट्रेस को अलाउ कर सकते हो। तो इसके लिए आईएस कोड बोलता है कि जो अलाउएबल स्ट्रेस होंगी कंप्रेशन में या फिर अलाउएबल स्ट्रेस होंगी टेंशन में वो कितनी होंगी, 0.6 FY होंगी। कितनी होंगी, 0.6 FY। कई बार इसको ऐसे भी पूछ लेता है एग्जाम में कि जो यील्ड आपकी स्ट्रेंथ होती है मेंबर की, उसका कितने परसेंट, ध्यान से सुनना, उसका कितने परसेंट आप लोग डायरेक्ट कंप्रेशन और डायरेक्ट टेंशन में अलाउ करते हो। तो उसका हम 60% अलाउ करते हैं, क्योंकि 60% का मतलब ही कितना हो गया, 0.6 FY। तो चाहे वो परसेंटेज में पूछ ले या आप लोगों से एग्जाम में इस तरीके से पूछ ले, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एग्जाम में परसेंटेज में भी पूछ रखा है। इसलिए मैं आप लोग को पूरी कोशिश करता हूँ कि एग्जाम में आप लोग घूमो ना बस, ठीक है। कैसी भी आप लोग कैसे भी क्वेश्चन घुमा के दे तो मैं आप लोग को हर चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे कितना होता है, 0.6 FY हमारे पास होता है। तो सिग्मा ए सी क्या हो गया, अलाउएबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन, या फिर हम ये कह सकते हैं अलाउएबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन ना लिख करके अगर हम इसको अलाउएबल स्ट्रेस इन डायरेक्ट कंप्रेशन लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अलाउएबल स्ट्रेस इन डायरेक्ट टेंशन, ठीक है। तो अगर बोलो तो मैं इसको अभी सही कर देता हूँ आप लोग के सामने ही। इसको मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड गाइज, इसको हम लोग अभी कर देते हैं अपना, यहाँ पे कर देते हैं डायरेक्ट कंप्रेशन, ठीक है। डायरेक्ट कंप्रेशन की बात कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो बात कर रहा है वो डायरेक्ट टेंशन की बात कर रहा है, ठीक है, डायरेक्ट टेंशन। ओके, तो ये हमारे पास हो जाता है अलाउएबल स्ट्रेस इन डायरेक्ट कंप्रेशन में और डायरेक्ट टेंशन में हम इतनी स्ट्रेस को अपना अलाउ कर सकते हैं, यानी कि इतनी स्ट्रेंथ हम मान करके चलेंगे यील्ड स्ट्रेंथ की। क्लियर है। अब यहाँ से अगर सर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालें तो कैसे हो जाएगा, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो बड़ा आसान है सर, क्या होता है, ऊपर आता है हमारे पास यील्ड स्ट्रेस, ऊपर आता है यील्ड स्ट्रेस और नीचे आता है हमारे पास वर्किंग स्ट्रेस,
नीचे आता है वर्किंग स्ट्रेस, और मैंने बोला वर्किंग स्ट्रेस ही हमारे पास क्या होता है, अलाउएबल स्ट्रेस होता है कि नहीं। तो यील्ड स्ट्रेस कितनी होगी, एफ वाई, तो इस केस में अलाउएबल स्ट्रेस कितनी है 0.6 एफ वाई, तो एफ वाई से एफ वाई कैंसिल, तो कितना आ गया 1.67। एग्जाम में पूछ रखा है, फिर से बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंडिंग कंप्रेशन में और बेंडिंग टेंशन में। तो बेंडिंग कंप्रेशन और बेंडिंग टेंशन की जब बात हो रही होगी, जब हमारे पास कुछ इस तरीके की कंडीशन होगी कि ऊपर जो है हमारे पास बेंडिंग कंप्रेशन आ रहा होगा और नीचे टेंशन आ रहा होगा बेंडिंग के केस में, तो उस समय जो अलाउएबल स्ट्रेस होंगी आपकी, तो बेंडिंग कंप्रेशन में और बेंडिंग टेंशन में कितनी होंगी 0.66 एफ वाई, यानी कि जो यील्ड स्ट्रेंथ होगी उसका हमारा 66% क्या करते हैं हम लेकर के चलते हैं बेंडिंग कंप्रेसिव में और बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस में। और जब यहाँ से सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे तो एफ वाई अपॉन कितना जाएगा वर्किंग स्ट्रेस 0.66 एफ वाई, तो एफ वाई से एफ वाई कैंसिल हो गया, तो कितना जाएगा 1.51 हमारे पास आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सीयर की। तो सीयर के केस में क्या बोलता है हमारा, सीयर के केस में बोलता है आईएएस कोड कि जो मैक्सिमम की अगर आप बात करोगे तो 45% लेकर के चलोगे एफ वाई का, और अगर एवरेज की बात करोगे तो आप 40% लेकर के चलोगे एफ वाई का, ठीक है। इतने आप क्या कर सकते हो अलाउएबल स्ट्रेस अपनी लेकर के चल सकते हो। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालोगे तो ऊपर एफ वाई नीचे 0.45 एफ वाई, किस केस में लिया मैक्सिमम के केस में, तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आएगा 2.23, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर हम निकालें एवरेज के केस में तो कितना हो गया एफ वाई अपॉन कितना है यहाँ पे अलाउएबल स्ट्रेस 0.40 एफ वाई, तो एफ वाई से एफ वाई कैंसिल, तो 2.5। तो एक क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था कि हमारे पास जो मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो किस केस में लेके चलते हैं, तो सीयर के एवरेज के केस में, जब सीयर स्ट्रेस यानी कि एवरेज सीयर स्ट्रेस की बात होती है तो एवरेज सीयर स्ट्रेस के केस में हम मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के चलते हैं जिसकी वैल्यू 2.5 होती है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि किस केस में हमारे पास मिनिमम अलाउएबल स्ट्रेस होंगी, तो जिस केस में हमारे पास मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा उस केस में हमारे पास मिनिमम अलाउएबल स्ट्रेस होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेकर के चल रहे हो तो इसका मतलब क्या है खतरा भी ज़्यादा है, खतरा भी ज़्यादा है। और जब खतरा ज़्यादा है तो आप लोग क्या करोगे स्ट्रेस को कम अलाउ करोगे कि नहीं, स्ट्रेस को जो अलाउ करोगे वो क्या करोगे कम करोगे। तो मिनिमम अलाउएबल स्ट्रेस क्या होंगी हमारे पास वो कम होती हैं एवरेज सीयर स्ट्रेस के केस में, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास सर बियरिंग स्ट्रेस। तो बियरिंग स्ट्रेस जो होता है सर, बियरिंग स्ट्रेस का मतलब होता है पंचिंग स्ट्रेस से। बियरिंग स्ट्रेस का मतलब किससे होता है हमारा, इसका दूसरा नाम पंचिंग स्ट्रेस भी होता है, इसके लिए हम इसको सिग्मा पी भी बोल देते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं 75% ऑफ एफ वाई क्या करते हैं अपनी अलाउएबल स्ट्रेस लेकर के चलते हैं। इसके लिए हमारा आई एस कोड बोलता है तो 0.7 एफ वाई आ जाएगा हमारे पास। और जब इस केस में हम अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफ वाई आ जाएगा अपॉन में कितना 0.7 एफ वाई, और जब सोल्व करेंगे तो 1.33। तो यहाँ पे हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस में लेकर के चलते हैं, तो मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो हम बियरिंग स्ट्रेस में लेकर के चलते हैं। और जब मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास खतरा क्या है कम है, क्योंकि मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के चल रहे हैं। तो अगर खतरा कम है तो आप स्ट्रेस को क्या कर सकते हो ज़्यादा अलाउ कर सकते हो। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस जो होती हैं वो किस में होती हैं, तो मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस जो होती हैं वो किस में होती हैं बियरिंग में होती हैं। किस में होती हैं सर बियरिंग में, ठीक है। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, देखिए हमारा जो ये कोर्स है जो मैं आप लोग को कंटेंट दे रहा हूँ इस कंटेंट का नाम हमने रखा है वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट। वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट मैंने इसको नाम दिया है। तो ये जो कोर्स है आप लोग को वो हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा वीआईपी सिविल गुरु पर, जिसका जो लिंक है वो मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है। वहाँ पर आप लोग को ये कंप्लीट आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट्स का, पीडीएफ भी वहाँ पे आप लोग को मिलेंगी, वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप लोग को वहाँ पे देखने को मिलेंगे, और डेली पीडीएफ वीडियो ये सारी चीज़ें मतलब आप लोग को वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। जो कंप्लीट कोर्स है आप लोग को वो मिल जाएगा। और इस कोर्स का जो प्राइस है वो आप लोग का बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, 649 रुपीज़ पर आप लोग को है। ये 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ है। तो इतने कम प्राइस पे मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ऐसा कंटेंट कोई दे पाएगा। इतना बेहतरीन कंटेंट आपका कोई भी जेईई का एग्जाम हो, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप लोग को कुछ भी नहीं छूटने वाला। और साथ में ये भी बता करके चल रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा नहीं पूछा गया। तो ये एकदम बेहतरीन आप लोग के लिए कोर्स होने वाला है। पहले आप देखो, बहुत सारी डेमो वीडियो पड़ी हुई हैं चैनल पर, पहले आप जा करके डेमो देखो और सब्जेक्ट का भी। जब आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग सेटिस्फाई हो जाओ, तभी आप लोग जाना। तो आप लोग प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हो वीआईपी सिविल गुरु, तो आप लोग को एप्लीकेशन मिल जाएगा, या मैंने आप लोग को लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप जा करके चेक कर सकते हो। दूसरा है आप लोग का गुप्ता एंड गुप्ता बुक का। तो गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग को मैं आप लोग को दे रहा हूँ, वीडियो और पीडीएफ सॉल्यूशन। इसमें आप लोग को क्या गुप्ता एंड गुप्ता से आप लोग को ये चीज़ हो जाएगा कि देखो सही स्ट्रेटेजी हमारी ये होती है कि हमारा जो
मान करके चलो कि जो 70% होता है वो थ्योरी से सिलेबस कंप्लीट होता है, 20% जो होता है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से होता है जो कि गुप्ता एंड गुप्ता में आपको मिल जाएंगे, और 10% जो हमारा कवर होता है वो टेस्ट से कवर होता है। ये हमारी पूरी सही स्ट्रेटेजी होती है किसी भी चीज़ को कवर करने की, किसी भी एग्जाम के सिलेबस को कवर करने की। तो गुप्ता एंड गुप्ता तो मात्र आप लोगों को 399 रुपीज़ में कंप्लीट PDF और वीडियो सॉल्यूशन मिल जा रहा है, डिटेल वीडियो सॉल्यूशन, तो वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, मिलेगा आपको एप्लीकेशन पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। बाकी आप चेक कर सकते हो, प्ले स्टोर पे जा करके भी VIP सिविल गुरु भी सर्च कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम कनेक्शंस की। ठीक है, तो कनेक्शंस हमारा जो हो जाता है, यहाँ से हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो अपना बेसिक डिस्कस कर रहे थे। तो कनेक्शन में जो हम पढ़ेंगे वो अपना परमानेंट कनेक्शन पढ़ने वाले हैं, टेम्परेरी कनेक्शन हम अपना पढ़ेंगे, जिसमें रिविट कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन हमारे परमानेंट कनेक्शन होते हैं, टेम्परेरी कनेक्शन बोल्टेड कनेक्शन होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि हमें ये नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि कनेक्शन वगैरह जब मैं स्टार्ट करूँगा तो आपको पहले सबसे पहले रिविट कनेक्शन पढ़ाऊँगा, देन बोल्टेड कनेक्शन पढ़ाऊँगा, उसके बाद बेल्डिंग कनेक्शन पढ़ाऊँगा, जिससे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा कनेक्शन। फिर हम देन टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, फिर बीम, फिर आप लोग का रूफ ट्रस और प्लास्टिक एनालिसिस, ऐसे करके हम अपना कंप्लीट कर देंगे स्टील स्ट्रक्चर को। ठीक है, और बाकी जो मैं आप लोग करा रहा हूँ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, चाहे आप ESC के क्वेश्चन लगा लेना, ESC के क्वेश्चंस तक आप लोग इससे लग जाएंगे, तो परेशान नहीं होना है, बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें आप लोग को अवेलेबल हो जाएंगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए ना तो 8077283538 ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर आप हमसे कांटेक्ट भी कर लेना, चाहे आप कॉल कर लेना या फिर आप लोग व्हाट्सअप पे हमसे कनेक्ट हो जाना। फिर भी कोई क्वेरीज वगैरह हो तो आप अपने पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसी लगी वीडियो लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना यार, दोस्तों के साथ शेयर करना, इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के साथ, तो आपसे इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ यार वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सपोर्ट करना। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ आप लोगों को कंटेंट कैसा लग रहा है। बस जब आप कमेंट करते हो ना तो थोड़ा सा ना ऐसे अंदर से फीलिंग्स आती है कि और बेहतरीन करना है और अच्छा करना है, तो प्लीज़ यार कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।